हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 हम कर रहे हैं रिटेलिंग। काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली है। उसमें हमने नॉन स्टोर फॉर्मेट, स्टोर फॉर्मेट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अभी हम आगे बढ़ रहे थे। आगे उसमें हम देख रहे थे स्टोर प्लानिंग के बारे में कि जब हम किसी भी स्टोर का प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है जो कस्टमर को हमारे बिजनेस में अट्रैक्ट कर सके। तो अब यहाँ पे यहाँ पे हमने 5 पॉइंट्स देख लिए थे फिक्सचर्स तक के। ठीक है, फ्लोर प्लानिंग देखा था, फिक्सचर्स कैसा होना चाहिए वो देखा था हमने, लोकेशन देखा था। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले हैं सिग्नेक। अब ये क्या होता है, तो सिग्नेक मतलब बिजनेस का जो नाम और लोगो रहता है। ठीक है, एक इमेज रहती है, एक लोगो रहता है फिक्स उसका, जिसे देख के कस्टमर तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये किस चीज़ का बिजनेस है, तो वो हो जाता है सिग्नेक। अब ये जो सिग्नेक लगाया जाता है ये एक डिस्प्ले होता है, विजुअल डिस्प्ले, जिसे देख के कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो कैसा होना चाहिए जो कस्टमर को इजीली विजिबल हो। ठीक है, कस्टमर आते जाते उसे आसानी से देख सके और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, वैसा होना चाहिए। तो द सिग्नेक डिस्प्लेइंग द नेम एंड लोगो ऑफ द स्टोर, कि क्या होता है, ये नेम एंड लोगो होता है, ऑफ द स्टोर मस्ट बी इंसर्टेड एट अ प्लेस वेयर इट इज़ विजिबल इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। कैसे उसको बनाया होना चाहिए, कस्टमर दूर से भी उसको देख सके, वैसे वो विजिबल होना चाहिए। द सिग्नेक मे बी प्लेस्ड एट अ डिफरेंट साइड्स ऑफ द स्टोर, स्पेशली व्हेन द स्टोर हैज़ डिफरेंट साइड फेसिंग द रोड और स्ट्रीट्स। ठीक है, कैसे लगाया जाना चाहिए सिग्नेट को, अलग अलग साइड से भी ये अलग अलग डायरेक्शन से ये दिख सके वैसे लगाना चाहिए, अगर आपका स्टोर का लोकेशन वैसा है तो। नाउ टू मच इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवॉइडेड। उस सिग्नेट में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लिखी होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। कंपनी का नेम होना चाहिए एंड उसका लोगो होना चाहिए एंड और कुछ, या तो फिर वेबसाइट का एड्रेस डाल सकते हैं या फ़ोन नंबर, या बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, वो अवॉइड करना है बिजनेसेस को। ठीक है, तो ये हमने एक देख लिया सिग्नेट जो आता है स्टोर प्लानिंग के अंदर। नाउ कलर की हम बात करेंगे। तो अब कलर जब हम डिसाइड करेंगे स्टोर के अंदर का, तो वो कलर कैसा होना चाहिए, ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए कस्टमर्स के लिए। अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होगा तो कस्टमर स्टोर के अंदर आएंगे ही नहीं। गुड्स लेने की बात तो उसके बाद में आती है। तो कलर क्या करता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। Now the store must have the right color on the walls, both external and internal। दोनों ही एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों में ही कलर कैसे होने चाहिए, राइट कलर्स होने चाहिए। मान लो हम किड्स के कोई टॉयज़ है या वैसी कोई स्टोर है, उसका हम डिसाइड कर रहे हैं कलर्स, तो वहाँ पे बच्चे अट्रैक्ट हो वैसा कलर होना चाहिए। ठीक है, अट्रैक्टिव अगर रहेगा तो ही कस्टमर्स वहाँ पे आएंगे। नाउ जनरली डार्क शेड्स में बी अवॉइडेड। कैसे अवॉइड करने होते हैं, हमें डार्क शेड्स अवॉइड करने हैं, ब्राइट कलर प्रेफर करना है। प्रिफरेबली लाइट एंड सब्टल शेड्स, सब्टल मतलब जो अट्रैक्टिव रहते हैं कस्टमर्स के लिए, वैसे शेड्स मे बी यूज्ड। द कलर सेट्स द मूड ऑफ द स्टोर which in turn influences the mood of the customer shopping in the store। ठीक है, क्या होता है, ये जो कलर हम डिसाइड करते हैं वो काफ़ी कुछ हद तक अफेक्ट करते हैं कस्टमर के माइंड को। वो कस्टमर हमारे बिजनेस में आएंगे या नहीं आएंगे, उस चीज़ को ये डिसाइड करता है। ये तो बात हो गई अब कलर की, कलर हमें कैसे सिलेक्ट करने हैं। आगे बढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ मर्केंडाइज। अब मर्केंडाइज का मतलब होता है कि गुड्स, हम जो गुड्स सेल कर रहे हैं वो, तब वो गुड्स कैसा अरेंज किया हुआ होना चाहिए। ऐसे अरेंज करना है हमें ताकि कस्टमर उसे आसानी से देख सके, फटाफट उसके ध्यान में आए वो गुड्स और देख के वो उसे सिलेक्ट करके ख़रीद सके, वैसे अरेंज होना चाहिए। मान लो हम मॉल में जाते हैं एंड कपड़ों को वहाँ पे अरेंज किया होता है, तो वो कैसे अरेंज करते हैं कि चलो बॉयज़ का डिपार्टमेंट अलग है, गर्ल्स का अलग है, वैसे अरेंज करते हैं। अब गर्ल्स में भी कैसे करते हैं, एज वाइज अलग किया जाता है,
या तो फिर उसे ब्रांड के तरीक़ों से भी अलग करना पड़ता है कि कौन से ब्रांड का कहाँ कौन से रैक पे रखा हुआ है। प्लस उसके अंदर भी जो डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं 30% है, 40% है, या बाय वन बाय फ्री है, बाय वन गेट वन फ्री उसकी ऑफ़र्स है, तो उस ऑफ़र्स के हिसाब से भी अलग अरेंज किया हुआ होता है, उसे अलग रैक में रखा हुआ होता है। उससे क्या फ़ायदा होता है, कस्टमर उसे पढ़ता है एंड उसके ऊपर प्रॉपरली उसे बोर्ड लगाया हुआ होना चाहिए। उससे क्या होता है, इस अरेंजमेंट से कस्टमर को जो जिस तरीके का गुड्स चाहिए वो फटाफट देख के उसी जगह जाता है एंड वहाँ से फटाफट से सिलेक्ट कर लेता है। उससे क्या होता है, कस्टमर की भी शॉपिंग अच्छे से हो जाती है एंड हमारा भी सेल्स बढ़ जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ मर्केंडाइज, द मर्केंडाइज मस्ट बी वेल अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑन द रैक्स. The shelves must carry necessary labels which would enable the customers to locate the product. Avoid overloading the racks. ये बात हमेशा ध्यान रखनी है स्टोर प्लानिंग में कि जो भी रैक्स है, जो भी शेल्फ्स है, उसे ओवरलोड नहीं करना है, ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं रखने हैं। ओवरलोड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कस्टमर को उसे देखने में प्रॉब्लम आएगी गुड्स को, एंड क्या होगा, उसे जो चाहिए वो प्रोडक्ट वो देख नहीं पाएगा एंड बिजनेस का भी सामने सेल नहीं होगा, वो प्रोडक्ट वैसा का वैसा पड़ा रहेगा ना। प्रोडक्ट्स शुड बी ग्रुप्ड लॉजिकली, ठीक है, प्रोडक्ट का जो ग्रुपिंग होता है वो लॉजिकली होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन अ रेडीमेड गारमेंट्स shop, the gents clothing may be stocked at one place and the ladies wear must be stocked at another place. Also, kids wear may be displayed separately. In a grocery stores, cereals and breakfast food could be in one aisle. Bread and biscuits should be near the payment counter. देखिए यहाँ पे उन लोगों ने एक अलग एग्जाम्पल दिया है। काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि पेमेंट काउंटर पे जब हम खड़े होते हैं उस लाइन में, तो वहाँ पे भी आसपास के शेल्फ में, रैक्स में गुड्स अवेलेबल होते हैं जो हम फटाफट से देख के वहाँ से ख़रीद सकते हैं। वैसे गुड्स वहाँ पे भी रखे जाते हैं। तो ये अरेंजमेंट स्टोर प्लानिंग के टाइम ऐसी करनी चाहिए कि बिज़नेस इसका गुड्स फटाफट कस्टमर की नज़र में आए और वो फटाफट से सिलेक्ट करके उसे ख़रीद ले। तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट ऑफ मर्केंडाइज, मतलब अरेंजमेंट ऑफ गुड्स हम कैसे करेंगे वो। उसके बाद आता है ट्रायल रूम्स। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में ट्रायल रूम्स भी अवेलेबल होते ही है। कस्टमर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट को वहाँ पे जाके, कपड़े लिए हैं तो फिर वहाँ पे जाके वो ट्रायल करते हैं, ठीक है। तो अब ये ट्रायल रूम कैसे होने चाहिए, तो गारमेंट स्टोर नीड टू हैव प्रॉपर ट्रायल रूम्स। द ट्रायल रूम मस्ट बी केप्ट क्लीन होनी चाहिए। देयर मस्ट बी लाइट एंड फैन इन द ट्रायल रूम। प्रॉपर मिरर स्पेशली दैट कैन गिव मल्टीपल इमेजेस मे बी इंस्टॉल्ड इन द ट्रायल रूम। मिरर भी अवेलेबल होने चाहिए और वो भी मल्टीपल इमेज दे सके, वैसे मिरर्स अवेलेबल होने चाहिए ट्रायल रूम में। प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए एंड क्लीन होनी चाहिए। ना ये बात हो गई ट्रायल रूम की, ठीक है। गारमेंट का स्टोर है, वहाँ पे ट्रायल रूम अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आता है ट्रेंडी मैनिक्विन्स। अब ये मैनिक्विन्स का मतलब क्या होता है, डमीज जो रखे जाते हैं स्टोर में, स्टोर के बाहर डिस्प्ले में, ठीक है। डमी मतलब जिसको हम नॉर्मल हिंदी भाषा में बोलेंगे पुतले रखे जाते हैं स्टोर के बाहर, ठीक है। एंड वहाँ पे क्या करते हैं बिजनेसेस, अच्छे अट्रैक्टिव कपड़े रहते हैं, वो हैट रहती है, बैग्स रहते हैं, वो प्रॉपरली उसके ऊपर फिट करते हैं ताकि कस्टमर क्या करते हैं, घूमते हैं, अगर मॉल में घूम रहे हैं तो आते जाते घूमते वो उसको देख के अंदर आते हैं स्टोर में, अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है ट्रेंडी मैनिक्विन्स, स्पेशली इन गारमेंट स्टोर। कहाँ पे होता है, मोस्टली ये गारमेंट स्टोर में ही रहेगा। मैनिक्विन्स हेल्प टू अट्रैक्ट अटेंशन। क्या करते हैं ये, अटेंशन लाते हैं कस्टमर का, ऑफ द पासर बाय। जो कस्टमर्स पास ऑन हो रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं, ठीक है, वैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं मैनिक्विन्स। इट मे अट्रैक्ट देम टू एंटर द स्टोर। क्लोथ्स, belts, hats, etc. may be fitted properly on the mannequins. The position of the mannequins may be changed from time to time to avoid
मोनोटोनी, ठीक है। इनकी पोजीशन मैनिक्विन्स की भी थोड़े थोड़े टाइम में चेंज की जाती है, सिमिलर नहीं रखी जाती है। तो ये हो गया आपका पॉइंट ट्रेंडी मैनिक्विन्स वाला, कि उन्हें कैसे अरेंज किया जाता है, कैसे रखा जाता है ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट होके आ सके बिजनेस में। उसके बाद आता है एंट्रेंस एंड एग्जिट। एंट्रेंस एंड एग्जिट। स्टोर का एंट्रेंस कैसा रहेगा एंड एग्जिट कैसा रहेगा। देयर मस्ट बी प्रॉपर एंट्रेंस एंड एग्जिट। इन स्मॉल स्टोर्स द एंट्रेंस एंड एग्जिट इज नॉर्मली वन एंड द सेम, ठीक है। छोटे शॉप में कैसा रहेगा, एंट्री भी सेम जगह से, एग्जिट भी सेम जगह से। लेकिन बड़े बड़े स्टोर में एंट्रेंस एंड एग्जिट दोनों ही अलग अलग जगहों से रहेगा। इन लार्ज स्टोर्स देयर मस्ट बी एन इमरजेंसी एग्जिट। देखिए बड़े बड़े स्टोर में इमरजेंसी एग्जिट भी होना चाहिए। डू नॉट स्टॉक एनीथिंग एट द एंट्रेंस और एग्जिट ऑफ द स्टोर। एंट्री और एग्जिट की जगह पे कुछ चीज़ें स्टोर करके नहीं रखनी चाहिए। वो एरिया कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ताकि कस्टमर फटाफट से वहाँ पे मूव कर सके। तो ये हो गई बात हमारी एंट्रेंस एंड एग्जिट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं टिप्स टू मिनिमाइज थेफ्ट। अब बड़े बड़े स्टोर है, बड़े बड़े बिजनेसेस है, तो थेफ्ट चोरी होने का रिस्क भी बहुत बड़ा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स कैसे आने वाले हैं, बहुत सारे आते हैं। अगर छोटा स्टोर है तो क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स आते हैं, तो वहाँ पे उन पे नज़र रखना थोड़ा आसान हो जाता है। जबकि बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड स्टोर में, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में बहुत लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आते हैं, तो वहाँ पे थेफ्ट के केसेस, चोरी के केसेस बहुत बढ़ सकते हैं। तो उसे मिनिमाइज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती है। ऑफ कोर्स सबसे पहला हमें पता है, इंस्टॉल कैमरास एंड सीसीटीवीज। सबसे पहली चीज़ ये हम करेंगे और करनी बहुत ज़रूरी है, इंस्टॉल कैमरास एंड सीसीटीवीज। Expensive items such as costly watches and jewelry must be kept in closed cabinets, ठीक है। ये जो कॉस्टली चीज़ें रहती है उसे हम ओपन शेल्फ में या रैक्स में नहीं रखेंगे। उसका फर्नीचर इंस्टॉलेशन अलग ही होगा, उसका अरेंजमेंट अलग तरीके से ही किया जाएगा। नाउ रिक्वेस्ट कस्टमर्स टू डिपॉजिट देयर बैग्स आर्टिकल्स एट द एंट्रेंस। क्या करेंगे, और एक चीज़ हम, कस्टमर जब आते हैं स्टोर में तो उनके पास जो बैग्स रहते हैं वो हम काउंटर पे डिपॉजिट करने बोल देते हैं। एंड जब वो वहाँ से निकलते हैं उस टाइम वो उनका बैग वगैरह ले सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं। नाउ द सेल्स स्टाफ मे मॉनिटर कस्टमर्स हु कैरी गारमेंट्स इन द ट्रायल रूम। ट्रायल रूम में जब कस्टमर्स जाते हैं गारमेंट्स, कपड़ों को लेके ट्रायल करने के लिए, उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ अवेलेबल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कस्टमर्स पे नज़र रख सके कि वो कितने गुड्स लेके जा रहे हैं, कितने कपड़े लेके जा रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की जाती है मिनिमाइज़ करने के लिए थेफ्ट को, टिप्स टू मिनिमाइज थेफ्ट। अब आगे की बात करते हैं, उन लोगों ने क्या बताया है, फैसिलिटीज़। जो बाकी की सारी फैसिलिटीज़ होती है, जो हम मेन शॉपिंग की बात करते हैं, वो हमने देख लिया कि गुड्स कैसे अरेंज किया होगा, लाइटिंग्स कैसी होगी, फ्लोर अरेंजमेंट कैसा होगा, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। लेकिन जब हम मॉल्स में, सुपरमार्केट्स में जाते हैं तो बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती ही है। जैसे वॉशरूम होता है, फूड जोन होता है, ठीक है, बच्चों के लिए प्ले जोन होता है। तो उसके बारे में क्या बताया है इन लोगों ने, large stores such as malls must plan and provide certain facilities for the comfort and convenience of customers. The facilities include, अभी अदर फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है, रेस्ट रूम्स, वॉशरूम्स, किड्स प्ले रूम, पार्किंग फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। ये सारी ही चीज़ें अवेलेबल होती है अगर हम लार्ज स्टोर्स में शॉपिंग करने जाते हैं। तब क्या होता है, इससे कस्टमर को ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती है तो कस्टमर वहीं पे जाना ज़्यादातर पसंद करते हैं। बाकी अगर अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत रश रहता है, ये सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती, तो कस्टमर को वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता है और वो यहाँ पे ज़्यादा आना पसंद करते हैं। ये बात हो गई फैसिलिटीज़ के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि हम अगर स्टोर प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग करते टाइम हमें
क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से पॉइंट हमें कंसिडर करने हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं रिटेल सिनेरियो की तरफ। चलिए, तो अब ये रिटेल सिनेरियो, उसके अंदर उन लोगों ने एक टॉपिक बताया है रिटेल सिनेरियो इन इंडिया। मतलब हमारे इंडिया में ये जो रिटेलिंग डेवलप हुआ, पहले जो ट्रेडिशनल ज़माने में छोटे छोटे शॉप्स थे जहाँ पे जाके कस्टमर्स गुड्स लेते थे, वहाँ पे तो ज़्यादातर कोई फैसिलिटीज़ कस्टमर के लिए और अवेलेबल नहीं थी। जबकि आजकल क्या हो गया, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग आ गया है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कस्टमर के लिए। तो अब यहाँ पे वो जो रिटेलिंग जो डेवलप हुआ, तो उसका सिनेरियो क्या इमेज रही है हमारी कंट्री में इन इंडिया, वो हम देखते हैं। तो रिटेलिंग इन इंडिया अकाउंट फॉर ओवर 10% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, 10% से भी ज़्यादा ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। द इंडियन रिटेल इंडस्ट्री इज़ 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारा इंडिया का रिटेलिंग 5th नंबर पे आता है इन द वर्ल्ड। कंप्राइजिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, इंडिया रिटेलिंग इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्पेशली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है हमारा इंडिया का रिटेलिंग सेक्टर। Though initially the retail industry in India was mostly unorganized, however, with the change of taste and preferences of the customers, the industry is getting more popular these days and getting organized as well. पहले कैसा था, रिटेलिंग मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड ही था, ऑर्गेनाइज नहीं था। लेकिन धीरे धीरे कस्टमर का एटीट्यूड चेंज हुआ, माइंडसेट चेंज हुआ, उसकी वजह से आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो गया है, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग ने बहुत ग्रो कर लिया है। रूरल एरिया में अभी तक नहीं है, अर्बन एरिया में, सिटीज़ में ही डेवलप हुआ है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइज रिटेलिंग बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है सिटीज़ में, अर्बन एरिया में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन लोगों ने सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बताया है, प्रोमिनेंस ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेलर्स इन अर्बन इंडिया। देखिए, अब क्या बताया उन लोगों ने, प्रोमिनेंस, इम्पोर्टेंस बताया है ऑर्गेनाइज रिटेलिंग का इन अर्बन एरिया। मतलब जो सिटीज़ है वहाँ पे क्या हुआ है, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज रिटेलिंग का इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कस्टमर को वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। अदर देन शॉपिंग में तो फैसिलिटीज़ मिलती है बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारी ऑफ़र्स रहती है, डिस्काउंट्स मिलते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके प्लस और भी फैसिलिटीज़ मिलती है। प्ले जोन रहता है बच्चों के लिए, फूड जोन वहाँ पे अवेलेबल रहता है। ठीक है, वॉशरूम्स वगैरह सारी फैसिलिटीज़ होती है, उसकी वजह से कस्टमर वहीं पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग। तो द ऑर्गेनाइज रिटेलर्स आर प्रोमिनेंट ओनली इन अर्बन एरिया, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़ एंड Class 1 cities. The organized retailers do not operate in rural areas because of the scattered nature of Indian villages. ठीक है, ये कहाँ पे ऑपरेट नहीं होते हैं, इन रूरल एरिया, ड्यू टू द स्कैटर्ड नेचर ऑफ इंडियन विलेजेस। इंडियन विलेजेस में कस्टमर्स स्कैटर्ड होते हैं, मतलब ज़्यादा शॉपिंग करने वाले कस्टमर्स एक साथ में एक जगह पे आपको नहीं मिलेंगे, अलग अलग स्कैटर्ड होते हैं, इसलिए रूरल एरिया में ऑर्गेनाइज रिटेलिंग डेवलप नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस, मोर देन 50% ऑफ इंडियन विलेजेस आउट ऑफ ओवर 6,40,000 विलेजेस हैव अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 500 पीपल। देखिए, काफ़ी सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ही कम है, तो उस जगह पे फिर ऑर्गेनाइज रिटेलिंग डेवलप करके कोई मतलब ही नहीं है। Also, the organized retailers do not operate in rural areas because of higher overheads and lower footfalls. Footfalls refers to number of people entering the shopping area in a given period. क्या होता है, विलेज एरिया में कस्टमर्स कम आते हैं एंड जो खर्चा तो जो लगने वाला है स्टोर का वो लगने ही वाला है, तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है एंड सामने कस्टमर कम आने की वजह से रेवेन्यू कम हो जाता है बिजनेसेस के लिए। इसीलिए रूरल एरिया में ऑर्गेनाइज रिटेलिंग ओपन नहीं होता है। अब आगे उन लोगों ने सेकेंड पॉइंट बताया है, शेयर ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट।
अब रिटेल सेक्टर क्या करता है, ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है स्टूडेंट, हमने पहले भी ये चीज़ थोड़ी थोड़ी देख ली है आगे के लेक्चर्स में। अब शेयर ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, रिटेल सेक्टर क्या करता है, जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन करवा रहा है। जितने ही रिटेल सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो रहे हैं उससे क्या होता है, नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है, लोगों को जॉब मिलती है, उनका इनकम लेवल बढ़ता है एंड उसकी वजह से जीडीपी भी कंट्री का बढ़ता है। नाउ रिटेल सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर अकाउंटिंग फॉर ओवर 10% of GDP. In India, the retail sector is second largest employer after agriculture. एग्रीकल्चर जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इन इंडिया, उसके बाद आता है रिटेल सेक्टर। इट इज़ estimated that retail sector employs about 8% of the total employment in India. क्या करता है रिटेल सेक्टर, 8% जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसका 8% रिटेल सेक्टर ही लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, शेयर ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, अब सिर्फ हम ऑर्गेनाइज रिटेल की ही बात करें उसका शेयर कितना है, तो इन इंडिया शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर इज इंक्रीजिंग एट अ फास्ट पेस। In 2018, the share of organized retail was 12% of total retailing in India. The share of organized retail is expected to increase over 20% in 2020. There are various research studies which point out that the organized retail will grow considerably by end of current decade. कौन सा सेक्टर बढ़ने वाला है, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग सेक्टर बहुत ही फास्ट ग्रो करने वाला है। द शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल विल इंक्रीज ड्यू टू द ग्रोइंग अर्बनाइजेशन इन इंडिया। क्यों बढ़ रहा है ये ऑर्गेनाइज रिटेलिंग का शेयर, क्योंकि अर्बनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। अभी अर्बनाइजेशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूव हो रहे हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं इन अर्बन एरिया एंड उसकी वजह से ऑर्गेनाइज रिटेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा ओपन होता है। नाउ सिंस ऑर्गेनाइज रिटेल ऑपरेट्स मोस्टली इन अर्बन एरियाज, ग्रोइंग अर्बनाइजेशंस विल गिव अ बूस्ट टू ऑर्गेनाइज रिटेल। यही चीज़ हमने देखी, अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग के लिए ज़्यादा कस्टमर्स अवेलेबल हो रहे हैं इन सिटीज़ इन अर्बन एरिया, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस वहाँ पे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट है आपका ग्रोथ रेट ऑफ रिटेल ट्रेड। अब ये जो रिटेल ट्रेड हो रहा है इंडिया में उसका ग्रोथ कैसा रहा है, तो इंडिया रिमेन्स अ हाई पोटेंशियल मार्केट विथ एनुअल रिटेल ग्रोथ ऑफ 20% एक्सपेक्टेड ओवर नेक्स्ट 5 years। कितना एक्सपेक्ट किया गया है इन नेक्स्ट 5 years कि रिटेल ट्रेड ग्रो होने वाला है, तो 20% से हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इंडिया रिमेन्स अ हाई पोटेंशियल मार्केट, पोटेंशियल मतलब कि फ्यूचर के जो कस्टमर्स अवेलेबल हो सकते हैं मार्केट में उसके लिए ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। द इंडियन रिटेल इंडस्ट्री इज पैक्ड एट $680 billion in 2018 and was expected to reach $1.2 trillion by 2020। ऐसा कुछ 2018 में इतना था एंड 2020 में एक्सपेक्ट किया गया इतना वो बढ़ेगा इंडियन रिटेल इंडस्ट्री। अब यहाँ पे उन लोगों ने हमें अमाउंट दे के ही इंफॉर्मेशन बताया हुआ है। तो ये हमने देखा ग्रोथ रेट ऑफ रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड ने काफ़ी कुछ ग्रो किया है एंड वो आगे भी ग्रो करने ही वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिटेल। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि अदर कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में जो भी बिजनेसेस अवेलेबल है वो क्या करते हैं, हमारी कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब FDI एंड इन रिटेल, हमने पहले भी ये चीज़ें देखी थी कि सिंगल ब्रांड में
क्या कितना अलाउ किया है गवर्नमेंट ने एफडीआई करने के लिए, एंड मल्टी ब्रांड में कितना अलाउ किया है। लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट अलाउ है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। विदाउट स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल वो इन्वेस्टमेंट, वो बिज़नेस नहीं किया जा सकता। तो ऑन 14 September 2012 the government of India announced the opening of FDI in multi-brand retail up to 51%, multi-brand में up to 51% है, subject to approvals by individual state। देखिए subject to approval by individual state, इंडिविजुअल स्टेट ने अप्रूव किया हुआ होना ही चाहिए। दिस डिसीजन हैज़ बीन वेलकम बाय इकोनॉमिस्ट and the markets. However, this decision has caused protest in India, especially by the opposition parties. उसके बाद क्या हुआ? On 20 September 2012, the government of India formally notified, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? फॉर्मली नोटिफाई कर दिया तो FDI रिफॉर्म्स ऑफ सिंगल ब्रांड 100%, मतलब जो सिंगल ब्रांड कंपनी है उसमें 100% इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, एंड मल्टी ब्रांड में 51% इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, देयर बाय मेकिंग इट इफेक्टिव अंडर इंडियन लॉ। ठीक है, ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो अप्रूवल दे दिया, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल स्टेट्स, जिस स्टेट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसका अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो ये हो गया एक हमारा FDI इन रिटेल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिटेल के बारे में। अब आगे देखते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो यूज़ होता है रिटेलिंग में, विदाउट टेक्नोलॉजी बिजनेस बिल्कुल भी रिटेलिंग का नहीं चलेगा। ठीक है, हर एक चीज़ में हम देखेंगे कि कस्टमर्स जो आए हैं शॉपिंग करते हैं उनका बिलिंग करना है, या तो फिर जो स्टॉक बिजनेस में है, जो गुड्स लाया गया है, ठीक है, उसको जो मैनेज करना है, उसको कंट्रोल करना है, इन्वेंट्री कंट्रोल करना है, या इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनका सैलरी देना है, उनका रेम्यूनरेशन मेंटेन करना है, फाइनेंस जो है उसका रिकॉर्ड रखना है, अकाउंटिंग करना है, ये सारी ही चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। बिना टेक्नोलॉजी तो रिटेलिंग चलने ही नहीं वाला है। तो देयर इज़ ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी यूज बाय रिटेलर्स इन इंडिया। लार्ज रिटेलर्स यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर बिलिंग के लिए, इन्वेंट्री के लिए, सिक्योरिटी के लिए एंड सो ऑन। ये सारी ही चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। पेमेंट के लिए भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। ठीक है, अभी कैश कैरी करना ज़रूरी नहीं हो गया है, अगर आपके पास कार्ड है या तो फिर इंटरनेट से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आप यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो। इवन द अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स आर नाउ यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर वेइंग, बिलिंग एंड इवन फॉर इन्वेंट्री पर्पस। क्या बोला है उन लोगों ने? अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में भी अभी तो टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगा है फॉर बिलिंग, वेइंग, बराबर वेट करने के लिए, ये सारी इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग भी, छोटे छोटे शॉप्स भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग क्या बताता है कि स्पेशली ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई एम्प्लॉय है जो बिलिंग पार्ट देखने वाला है तो उसे वहाँ पे ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, कौन से प्रोडक्ट को किस तरीके से बिलिंग करना है, कैसे ऑफ़र्स रहेंगे उस पर। ठीक है, वैसे ही जो एम्प्लॉय इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है तो उसे भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जो एम्प्लॉय कस्टमर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करने वाला है उसे भी उस तरीके से ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से कस्टमर से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है ट्रेनिंग। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में भी क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को। वहाँ पे इनफॉर्मली ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन दी जाती है। नाउ द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल आर रिसोर्टिंग टू फॉर्मल ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में क्या रहेगा? फॉर्मल ट्रेनिंग टू द स्टाफ to improve their knowledge, attitude, skill and social behavior. Also, the unorganized retailers are resorting to informal training to the staff so as to gain more customers and to improve the overall efficiency of the organization. ठीक है, ऑफ कोर्स ये अब ट्रेनिंग देने का फ़ायदा क्या होने वाला है बिजनेसेस के लिए कि कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा उसके बिजनेसेस में अट्रैक्ट
हो जाएंगे। ठीक है, ये एक फ़ायदा होगा ट्रेनिंग का बिजनेसेस के लिए। अब उसके बाद आता है स्कीम्स एंड फैसिलिटीज़। ठीक है, अब ये स्कीम्स एंड फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, क्या करेंगे रिटेलर्स कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। एक तो बहुत सारे स्कीम्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो मान लो फेस्टिवल सीज़न है तो बहुत सारे डिस्काउंट्स दिए जाएंगे, बहुत सारी अलग अलग टाइप की ऑफ़र्स दिए जाएंगे। ठीक है, वो हो जाएगा स्कीम्स पार्ट जो कस्टमर को दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उस टाइम पे शॉपिंग करें आके। एंड दूसरे पार्ट हो जाएगा फैसिलिटीज़। बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है, हमने देखा किड्स प्ले जोन रहता है या पार्किंग फैसिलिटीज़ रहती है या अदर फैसिलिटीज़ बहुत अवेलेबल होती है कस्टमर के लिए, ताकि क्या हो जाए कस्टमर वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए। नाउ इंडियन रिटेलर्स आर कमिंग अप विथ इनोवेटिव स्कीम्स टू प्रमोट the sales. They come up with special seasonal offers. Some of the retailers have come up with innovative schemes on certain dates such as the Independence Day, Republic Day and so on. फेस्टिवल के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, ये पर्टिकुलर डेट पे रहता है। ठीक है, तो उस डेट पे ही वो ऑफ़र अवेलेबल रहती है, वैसे ऑफ़र भी स्कीम भी देते हैं रिटेलर्स। Some of the retailers are maintaining customers' profile and provide special loyalty incentives. Also, the organized retailers provide good number of facilities to the customers in order to making shopping experience more pleasurable. They provide hygienic washroom facilities में क्या दिया जाता है, hygienic washroom, drinking water facility, food courts, good music and so on. ये सारी ही चीज़ें दी जाती है कस्टमर को ताकि कस्टमर हमारे बिज़नेस में आए शॉपिंग के लिए एंड हमारा बिज़नेस ग्रो करे। ना उसके बाद आता है 9 पॉइंट जो है आपका मेजर ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स इन इंडिया। अब यहाँ पे उन लोगों ने बताया है कि जो हम ऑर्गेनाइज रिटेलिंग की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में कौन कौन से मेजर बिजनेसेस है, यहाँ पे उन लोगों ने अब एग्जाम्पल दिए हैं हम लोगों को। तो गुड नंबर ऑफ मेजर ऑर्गेनाइज रिटेलर्स आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। सम ऑफ द प्रोमिनेंट वंस इंक्लूड, कौन कौन से हैं एग्जाम्पल बताए हैं, टाटा ग्रुप विथ वेस्ट साइड एंड क्रोमा। उसके बाद आता है पेंटालून्स विथ ओवर 450 स्टोर्स अक्रॉस इंडिया which was started by Future Group of Kishore Biyani. A major stake in Pantaloons is sold to Aditya Birla Group in 2012. क्या हुआ 2012 में इनको मेजर स्टेक सोल्ड किया गया। ठीक है, देखिए तो ये फर्स्ट एग्जांपल उन लोगों ने दिया है टाटा ग्रुप का, सेकंड पेंटालून, थर्ड इज रिलायंस। ऑफ कोर्स इसे हम नहीं भूल सकते, रिलायंस आने ही वाला है। रिलायंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन Indian retail industry. More than 300 Reliance Fresh stores and Reliance Mart are quite popular in the Indian retail market. ठीक है, ये थर्ड उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है रिलायंस का। उसके बाद आता है एवी बिरला ग्रुप। एवी बिरला ग्रुप हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडियन अपैरल। देखिए ये कौन से बिजनेस में है, अपैरल के बिजनेस में। AV Birla Group has strong presence in Indian apparel retailing. The brands like Louis Philippe, Allen Solly, Van Heusen, Peter England are quite popular. ये सारे ब्रांड बहुत पॉपुलर है इसके। It is also investing in other segments of the retail. मेन ये अपैरल बिजनेस में ही है, बाकी और भी अदर इन्वेस्टमेंट इसके अवेलेबल है। ठीक है, तो ये उन लोगों ने कुछ हमें मेजर जो मेन जो बिजनेसेस है इन ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में उसके हम लोगों को एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये हमने क्या देख लिया स्टूडेंट्स, सिनेरियो जो रहा है रिटेलिंग का इन इंडिया। अब आगे की चीज़ें, आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।